हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC जूनियर इंजीनियर सिविल का जो मेंस का एग्जाम शेड्यूल्ड है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, उसके लिए आपको कैसे अप्रोच करनी है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी है, बिकॉज वी हैव ओनली 45 डेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स की को कंफ्यूजन भी है कि वो कैसे अप्रोच करें, बिकॉज जो एग्जाम पैटर्न है वो हमारा चेंज हुआ है इस बार। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले एग्जाम हमारा डिस्क्रिप्टिव नेचर का कन्वेंशनल पेपर होता था, अभी जो पैटर्न है जो चेंज किया है एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन, जो हमारा पेपर 2 होगा मेंस का, उसको हम लोग टीयर 2 बोल रहे हैं। दैट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसी वजह से इसको CBT बोल रहे हैं एंड इट इज अ टीयर 2, तो हम लोग CBT 2 की बात कर रहे हैं। CBT 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो हमारा ऑलरेडी 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में पेपर हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स अंदर से कॉन्फिडेंट हैं, उनकी इनर फीलिंग ये है कि दे विल क्वालिफाई फॉर द कट ऑफ फॉर द मेंस एग्जाम, तो वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। मेंस के टीयर 1 के रिजल्ट का वेट ना करें, बिकॉज वी हैव लेस टाइम। तो अगर आपका रिजल्ट 15-20 दिन बाद आता है तो योर टाइम विल बी वेस्टेड। तो अगर आपको अंदर से फीलिंग है आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें आपका हो जाएगा, बिकॉज पेपर की टफनेस में अलग अलग डिफरेंस था, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो आपका इनर फीलिंग है और जो आपका पेपर था जी शिफ्ट का, आप लोग ने बहुत सारे कट ऑफ के वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट करना इस समय बहुत बिल्कुल आपके पास परमिटेड नहीं है टाइम। ठीक है, तो वी हैव ओनली 45 डेज, तो अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अप्रोच करना है। तो किसी भी एग्जाम SSC JEE के साथ कोई भी एग्जाम अप्रोच कर रहे हो तो ये समझने की जरूरत है कि उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि SSC JEE सिविल की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, पहले इसमें हमारा मेंस का पेपर जो हो रहा था वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का हो रहा था, जिसमें आपको कन्वेंशनल पेपर में थ्योरी लिखनी रहती थी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहते थे। लेकिन अभी आपको जो पेपर होगा उसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपका निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा और दिस पेपर विल बी निगेटिव मार्किंग। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, जो नोटिफिकेशन आया है SSC JEE का, उसमें जो हमारा CBT 2 है उसमें बेसिकली हमारे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस में के लिए आपको जो टाइम मिलेगा दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, लेकिन डिफरेंस यहां पर क्या हुआ, जो CBT 1 था वहां पे हमारा एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, लेकिन यहां पर आपका जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे ये जो एक क्वेश्चन है बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके सिलेक्शन में। और साथ ही साथ जो निगेटिव मार्किंग है वो हमारी 1/4 की जगह 1/3 है, जो कि हमारे फर्स्ट CBT 1 में 1/4 थी। तो यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग अगर होगी तो 1 मार्क्स सीधे सीधे आपका निगेटिव होगा, यानी एक गलत क्वेश्चन पे आपके 4 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला फैक्टर है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, कम से कम करनी है, मिनिमाइज करनी है। आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, जो कि हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो सारी चीजें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि इस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। मेंस में हमारा कैलकुलेटर अलाउड था, तो यहाँ पे कैलकुलेटर कौन सा अलाउड है, इट इज अ नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारा अलाउड नहीं है इसमें हमारा प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस पेपर को एनालाइज करोगे तो यू कैन से कि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 1 मार्क की हमारी निगेटिव है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आती है कि हमारा एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव हो गया है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, सिलेबस इज सेम फॉर CBT 1 एज वेल एज CBT 2, और जो हमारा 2022 का एग्जाम था उसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर वेल अवेयर विद द सिलेबस कि हमारा क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, तो अब कैसे प्रिपरेशन करनी है ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको, और उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल समझने के लिए आप ये अप्रिशिएट कर सकते हो कि उस एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, पेपर में आपको कितना टाइम मिल रहा है। तो आपको जो एसएससी जेई का अगर हम कंपैरिजन कर लें, 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स ले लेते हैं। एसएससी जेई का जो पेपर है, जो दे रहा है टाइम, वो 120 मिनट्स दे रहा है 100 क्वेश्चंस के लिए। तो यू आर गेटिंग 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो इसको हम लिख सकते हैं 72 सेकेंड्स आपको हर क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं। दिस इज द एवरेज टाइम, ठीक है। दूसरा जो आपका पेपर है वो आप उसको इंजीनियरिंग सर्विसेज से कंपेयर कर सकते हो। जहां पे एक मैं इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मेंटर्स हैं उन्होंने गाइड किया है कि पेपर हमारा ईएससी लेवल का होगा, बट मैं आपको बता दूं पेपर हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल का नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर एसएससी जेई में डिप्लोमा वाले बच्चे भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो जो ईएससी का जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो बहुत ही इंटेंसिव होता है, ठीक है। तो वहां पर जो न्यूमेरिकल्स भी हैं वो काफी डेप्थ और लेंथी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ नॉलेज इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू एसएससी जेई का जो लेवल है। तो ईएससी के क्वेश्चंस आपको का पेपर अगर उठाकर आप देखेंगे तो उसके लिए आपको 150 क्वेश्चंस पूछता है प्री में, और 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट्स। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 180 टाइम हो गया और 150 क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए भी आपको सेम टाइम मिल रहा है, ठीक है। टाइम हालांकि सेम मिल रहा है, बट आप ये मान के चलिए कि जो डेप्थ ऑफ नॉलेज होगी, जो हमारा क्वेश्चंस का लेवल होगा, वो ईएससी से कम होगा, ठीक है। तो अभी जब हम प्रैक्टिस के सेशन की बात करेंगे तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। और थर्ड हमारा जो है वो गेट लेवल का है। गेट के पेपर में हमारे 65 क्वेश्चन आते हैं, 65 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 180 मिनट्स होते हैं और हमारे 65 क्वेश्चन आते हैं। तो 2.3 अप्रोक्सीमेटली जो टाइम मिलता है वो हमारा 2.3 मिनट्स अगर आप देखोगे टाइम मिल जाता है हमारा इसमें गेट में एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे बिकॉज कंसेप्चुअल और एनालिटिक बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग, आपको माइंड एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिक क्वेश्चन होते हैं। तो इस वजह से वहां पर आपको बहुत सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एसएससी जेई का जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है। पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो ये आपको एक अप्रोच डेवलप करनी होगी, जो आपका एसएससी जेई का अभी जो पेपर हुआ है, अगर आपने उसका असेसमेंट किया होगा, आपने जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो सीबीटी 1 है, ठीक है, सीबीटी 1 का एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इसमें, वो अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का वेटेज सीबीटी 1 में कम था, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल था। तो वी कैन कंक्लूड कि 20% के आसपास हमारे न्यूमेरिकल्स थे, कम वेटेज था सीबीटी 1 में, बिकॉज वहां। लेकिन सीबीटी 2 में जो एक्सपेक्टेड है ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो और डेप्थ में चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो उसके एक लेवल हायर रहेगा, लेकिन ईएससी के लेवल से कम रहेगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ईएससी के लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ईएससी में हमारा जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो बहुत इंटेंसिव डेप्थ में पूछता है, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन आपको करनी है, आपको ईएससी के नजदीक जाके करनी है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिकॉज ईएससी का सिलेबस जो है वो हमारा थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर है, जो कंटेंट है सिलेबस का वो थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो ईएससी का सिलेबस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एसएससी जेई सिलेबस। इस वजह से बहुत स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है टॉपिक्स का, कि कौन सा आपको छोड़ना है, कौन सा आपको पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप ईएससी के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जा रहे हो एसएससी जेई के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो सीबीटी 2 में ये एक्सपेक्टेड है, ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई कैन मतलब शेयर माई ओपिनियन।
तो मैं कह सकता हूं कि इसमें न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है एक्सपेक्टेड रहेगा कि 100 क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 40% क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल में भी हमारे दो कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स होंगे। एक हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आप विदाउट कैलकुलेटर यूज कर पाओगे। हो सकता है सिंपल फॉर्मूला होगा आपको, और ये हमारे 10 to 15% हो सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ प्लस माइनस और डिवाइड करके निकालना हो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारे कैलकुलेटर इंटेंसिव होंगे, बिना कैलकुलेटर के आप अगर सॉल्व करने चले, लाइक स्पेसिफिक स्पीड का न्यूमेरिकल निकालना हुआ आपको टरबाइन का, तो वहां पर आपको कैलकुलेटर की जरूरत होगी। तो न्यूमेरिकल इज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBT 2। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स देख के घबराना नहीं। बहुत स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स देख के नर्वसनेस हो जाती है, तो आपको घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल्स अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, 45 डेज आर सफिशिएंट बिकॉज पेपर 1 आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, 1-2 राउंड्स आप पढ़ाई कर चुके हो, तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस पर फोकस करना है। वो लोग हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स का वेटेज जो होगा 40% तक एक्सपेक्टेड है, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर सिग्निफिकेंट पार्ट जो आता है दैट विल बी अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली हमारे कंसेप्ट्स को और आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को एनालाइज करने के लिए होंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब यह है कि आपने बुक की रीडिंग कितनी की है, बुक रीडिंग आपने कितनी की है, आपके कंसेप्ट्स जो आपने बिल्डअप किए हैं वो आपका माइंड एप्लीकेशन कैसा है, कि आप चीजों को पढ़ के आप चीजें कंक्लूड कर सकते हो कि नहीं। आपने जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उसमें से बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो बेस्ट सोर्स है, वो हमारा जो सोर्स है वो है ESC के क्वेश्चंस और गेट के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी कौन से रेफर करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपने SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये हो जाती है कि आपको रोट लर्निंग पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना है, बिकॉज अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको अप्रोच भी उसी अकॉर्डिंग रखनी है। ठीक है, तो रोट लर्निंग में क्या होगा, आप सिर्फ मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है कि वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं और ऑप्शन याद करते रहते हैं। तो मैं हाईली ये रिकमेंड करूंगा कि वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दें, अदरवाइज इट विल टेक 3-4 years for your preparation and you will not get expected result what you are expecting। ठीक है, तो उस चीज को आप थोड़ा सा चेंज कर लो। आप जो भी पढ़ रहे हो आप कम पढ़ो, लेकिन उसको समझ के पढ़ो, तो उस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से आप ज्यादा क्वेश्चन पेपर पे कर पाओगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको लिमिटेड रिसोर्सेस फॉलो करने। एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट्स वहां पे गड़बड़ी कर दे रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेस, बहुत सारी PDFs को डाउनलोड कर करके रखा हुआ है और अब समझ में नहीं आ रहा किसको फॉलो करें या किसको नहीं फॉलो करें। तो लिमिटेड रिसोर्सेज पर रिलाई करना है। वो आपको अपने जजमेंट और अपने एक्सपीरियंस, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स से आपने ऑलरेडी आप टच में होंगे, उनके बेसिस पे आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस करना है। ठीक है, ESC में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्टली हो सकता है वो ना है, लेकिन आपने जो वहां पर सीखा, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की उन क्वेश्चन से, वो आपको हेल्पफुल होगी आपके SSC JEE में। क्वेश्चंस SSC JEE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं आ रहे हैं। 20-30% के अलावा सारे क्वेश्चन SSC JEE खुद फ्रेम कर रहा है SSC। और जो रेफरेंस है, मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिए थे उसमें भी आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी ही नहीं है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं और वो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी नोट्स बनाए हैं उन बुक्स को, उसको आपको रेफर करना है। तो स्टैंडर्ड बुक्स, तो जिन स्टूडेंट्स के पास अब टाइम नहीं है, तो स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आपको मिल सकती हैं, अवेलेबल है, तो आप उनके पीछे चैप्टर वाइज MCQs होते हैं, उन्हें रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का जो वेटेज होगा अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 25%, यानी 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरह के होंगे। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के भी होंगे, 2-4 क्वेश्चन, और 2-4 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन से होंगे, 2-4 क्वेश्चन असर्शन रीजन।
ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल, और बाकी जो होंगे हमारे आपके बेसिक जो 30 आपका कितना हो गया, ये 65 हो गया, तो 70% तो आपका ये हो गया। 30% क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपने जो जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ाई की, पेपर 1 आप ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हो, तो वो ये आपके लिए सबके लिए ये इजी कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, इजी प्रैक्टिस, आपकी जो जनरल एवरेज नॉलेज है उसके बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो आपको फोकस कहां होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए इस 70% में। अब इस 70% में आपका क्या होगा, 30 to 40% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिस पर आपको स्ट्रांगली फोकस करना पड़ेगा। इसमें आपको एडिशनल इनपुट्स की जरूरत होगी, बिकॉज सभी स्टूडेंट्स सेम रिसोर्सेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज समझने की जरूरत है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, सेम है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे काम करना होगा जिससे आपका जो एफिशिएंसी है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें इंप्रूव हो जाए और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हो जाए। इस चीज पर आपको काम करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा आपको। तो स्टडी प्लान बनाने के लिए मैं आपको 4 चीजें कहूंगा। स्टडी प्लान बनाने के लिए आपको अपने 45 दिन के रूटीन में डेली 4 चीजों का ध्यान रखना है। उन 4 चीजें आपको हर डे आपको करनी है। इसमें पहला पार्ट जो है वो है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन को नहीं छोड़ना है आपको, प्लस ये पर डे आपको ये काम करने हैं, रिवीजन करना है। एक इंपॉर्टेंट आइटम है सेल्फ इवैल्यूएशन। बिना इसके आपकी जो प्रिपरेशन है वो किसी भी एग्जाम के लिए आप अधूरी है, बिकॉज हर स्टूडेंट का अपना एक कैलिबर है, हर की कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, इस स्पेशली एसएससी जेई के एग्जाम के लिए। उसके बाद आपको रिवीजन हो गया, सेल्फ इवैल्यूएशन हो गया, फिर आपको करनी है प्रैक्टिस एमसीक्यूज की। इसमें आपके थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे और आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होंगे। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, सेम टाइम देना है, जितना आप थ्योरी के लिए दे रहे हैं उतना ही आपको न्यूमेरिकल के लिए देना है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ CBT2 एग्जाम, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल का वेटेज काफी अच्छा रहेगा, लगभग 60-40 का रेशियो हो सकता है। फिर एक फोर्थ एक आइटम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये पार्ट वो है कि आप अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप पढ़ तो रहे हो बट आपके लिमिटेड रिसोर्सेज, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज की वजह से बहुत सारे आप ऐसी जगह पे इनपुट दे रहे हो जहां से आपका आउटपुट नहीं आ रहा। आपको फील हो रहा है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। तो जो लिमिटेड नॉलेज वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बैक एंड पे ले जा रहा है। स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चौथा फैक्टर है, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। अब ये काम कैसे करोगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लिमिटेड नॉलेज के लिए आपको कुछ रिलायबल सोर्सेज बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, कुछ एडिशनल चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है और वो आप छोड़ दे रहे हो बिकॉज ऑफ वास्ट एरिया, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। लाइक एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे, लाइक IES कोड के प्रोविजंस हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपके एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस आ जा रहे हैं IES कोड्स के, आप केवल वही पढ़ के चले जा रहे हो। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास IES 4-5 के 5-6 थॉरोली आपको पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 2-4 क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में आने ही हैं, कैसे भी करके। ठीक है, तो रिवीजन आपका हर स्टूडेंट का अपना अलग तरीका होता है। रिवीजन के लिए मैंने अलग से एक स्ट्रेटजी बताई थी। तो रिवीजन आपको हर सब्जेक्ट का साइक्लिक रिवीजन करना है। ऐसा ना हो एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया और एक हफ्ते बाद आप उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप कई सब्जेक्ट्स को 3-4 सब्जेक्ट्स को लेकर चल सकते हो और उनकी इस तरह करो, आप जिसका रिवीजन कर रहे हो प्रैक्टिस आप दूसरे सब्जेक्ट की करो। ठीक है, तो आपका साइकिल बना रहेगा। तो यहां पे रिवीजन और प्रैक्टिस, सपोज आप 4 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हो तो 4 सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू पेपर 1, आपने सिलेबस कवर कर रखा है। तो इससे होगा कि आपका
कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, आपके सारे सब्जेक्ट्स लूप में रहेंगे, आपको कंट्रोल नहीं खोना है अपने सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। बिकॉज जो आपका स्टडी प्लान है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें एक और मैं बता देता हूं कि आपको जो आता है, जो आपको आता है अच्छे से, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है, उस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए आप टाइम कम करते जाओ, सिर्फ आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे करो, सिर्फ प्रैक्टिस। लेकिन जो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जिन सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, लाइक आपका सोम हो गया, आरसीसी हो गया, तो आपको इसमें आपको एडिशनल एफर्ट देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है जितना आप सोम पढ़ रहे हो उतना ही आप सोयल पढ़ रहे हो। अगर आपको सोयल ज्यादा आती है तो आप सोयल को कम कर दो, आरसीसी को ज्यादा पढ़ो, ठीक है। वेटेज की अभी हम लोग सब्सिक्वेंटली बात कर लेंगे। तो जो आपको आता है उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आपको नहीं आता उसको आपको फोकस करके उसको इंप्रूव करने के लिए काम करना है, ठीक है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब आते हैं, जब हमने प्रैक्टिस और रिवीजन की बात की, उसके बीच में हमारा कहीं सेल्फ इवेल्युएशन आ जाता है। सेल्फ इवेल्युएशन के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज एक बताने वाला हूं आपको कि सबसे पहले CBT1 के जो क्वेश्चंस हुए, आपको जो उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उनको आपको एग्जाम से पहले कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप उसमें अभी टाइम वेस्ट मत करो। एक चीज मैं कहूंगा, आप अपने दूसरे रिसोर्सेस फॉलो करो, ठीक है। CBT1 में आप ये देखो कि जो आपने एक्चुअल एग्जाम में प्रिपरेशन की उसका असेसमेंट एक बार कर लो। दैट विल बी द बेस्ट सोर्स फॉर इवेल्युएटिंग योरसेल्फ। तो CBT1 में जिस भी शिफ्ट में आपको पेपर हुआ था उसका आप खुद से एक बार जो आपने पेपर दिया था उसमें से आप एक निगेटिव लिस्ट प्रिपेयर कर लो, ठीक है, असेसमेंट करके। निगेटिव लिस्ट में का क्या मतलब है? निगेटिव लिस्ट का मतलब ये है कि उसमें से आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपने इनकरेक्ट किए थे, रॉन्गली अटेम्प्ट किए थे, टॉपिक्स रॉन्गली अटेम्प्टेड, उनकी एक लिस्ट बना लो जो आपने टॉपिक्स गलत अटेम्प्ट किए थे। दूसरा, उन टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, उन क्वेश्चंस की टॉपिक्स की लिस्ट बना लो जो आपने अनअटेम्प्ट, लाइक आपने IES 800 का कोई टॉपिक छोड़ा तो इट मींस IES 800 का वो टॉपिक आपको पढ़ना है, IES 800 आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी निगेटिव लिस्ट आपकी क्या होगी? एक लिस्ट तो ये हो गई इसमें आपने असेसमेंट करके ये निकाल लिया। दूसरी लिस्ट आपकी ये होगी कि आपके एग्जाम में कौन से टॉपिक नहीं पूछे गए। तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो टॉपिक इन्होंने CBT1 में नहीं पूछे हैं वो आपके CBT2 में पूछ ले, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसका भी मैं एक एनालिसिस कर दूं कि किस टॉपिक से सब्जेक्ट वाइज आपका क्या कितने क्वेश्चन शिफ्ट वाइज पूछे गए। आई विल ट्राई टू डू इट, बट आप ये अपना असेसमेंट खुद से कर लें कि कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए, किस टॉपिक के क्वेश्चन थे वो, और कौन से क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किए, और कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं गए। हो सकता है आपका RCC डिजाइन में आपका वाटर टैंक का क्वेश्चन ना पूछा गया हो या स्टेयर केस का ना पूछा हो गया, तो ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर वो 3-4 क्वेश्चन भी आ गए तो इट विल रिजल्ट इनटू 12 to 15 मार्क्स, ठीक है। तो इन पे आपको एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। और जो आपने जिस शिफ्ट में पेपर दिया था उसको, उसके अलावा जितनी शिफ्ट थी, आप बिना उनको कवर किए हुए आप अपना एक बार असेसमेंट कर लीजिए, ठीक है, खुद से अपना, और उसके हिसाब से आप अपना ये निगेटिव लिस्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उन टॉपिक्स पे आप काम करिए जो टॉपिक्स आपके वीक है, आपकी स्ट्रेंथ एरियाज क्या है उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपने ऑलरेडी ने कर रखी होगी, आपको पता होगा, सिर्फ आपको बिना दिमाग यूज किए क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं, ठीक है। तो MCQ प्रैक्टिस में भी एक स्टूडेंट्स गड़बड़ी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर लेंगे सोर्सेज फॉर प्रिपरेशन क्या रहेगा। MCQ प्रैक्टिस की जो सीरीज है, MCQ प्रैक्टिस करने का जो तरीका है, ये बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें सेम क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से 10 जगह पूछा गया और स्टूडेंट्स उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो उससे आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो रिपीटेड क्वेश्चंस को करने के लिए। स्पेशली आपकी कुछ बुक्स है, आई विल नॉट टेक द नेम्स, उसमें क्या है,
एक क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में 10 जगह पूछा गया और स्टूडेंट्स उनको किए जा रहे हैं, बट दैट विल नॉट रिजल्ट इनटू योर इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ये एक मैं चीज आपको बता दे रहा हूं। इसके बदले आप कोई वीक टॉपिक आप पढ़ लीजिए, इससे एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको बहुत ही जुडिशियसली करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपका टाइम वेस्ट हो। लाइक इन टेलीग्राम क्विजेस, बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम पे क्विजेस दे रहे हैं, रैंक्स आ रही हैं, वो सब में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज ये है कि जो भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी कहाँ से, मैंने बताया आपको ईएससी लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, जो ईएससी के क्वेश्चंस है, वो आपको नहीं आएंगे। उस लेवल का डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं आएगा। बहुत 30 to 40% ईएससी के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एसएससी जेई लेवल के क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ईएससी के क्वेश्चंस रखनी है, स्पेशली जो हमारे एसएससी जेई लेवल को मैच कर रहे हो। बट अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो आप उन टॉपिक्स को सिलेबस वाइज, बिकॉज अभी जहां तक मुझे पता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो जो भी टॉपिक आपका रेलेवेंट है एसएससी जेई के सिलेबस से, उनके क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है फर्स्ट प्रायोरिटी में। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके साथ आपको स्टडी प्लान में ये रखना है कि एक निगेटिव लिस्ट आपको बनाते जाना है। ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन आया तो जब आप दोबारा रिपीट करो तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो क्वेश्चंस में आपको गड़बड़ी हुई थी, कॉन्फिडेंट नहीं थे, गलती की थी या नहीं आता था। ठीक है, और जो बिल्कुल नहीं आता था उसको उसकी थ्योरी गूगल पे जाके, यूट्यूब लेक्चर्स पे जाके, बुक से जाके, जहां भी आप रिलाय करते हो वहां पर जाके आप रेफर कर सकते हो। तो ये चीज आपको करनी है, अदरवाइज आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन कर लिया और बस हो गया, ये नहीं करना है। आपको एनालाइज भी करते जाना है कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, इसके पीछे ये रीजन था, ये टॉपिक था मेरा जो मेरा वीक है। सपोज आप हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का क्वेश्चन था, नहीं कर पाए, तो आपको हाइड्रेशन का सारा प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, क्या एनर्जी, कितनी एनर्जी, कहां से कैसे, सारे कंपाउंड्स, उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ईएससी का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दूसरा मैं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, वो बहुत लेंदी और इंटेंसिव होते हैं, जिसमें आपको टाइम देना होता है। तो गेट लेवल के क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। गेट में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सिर्फ आप उन्हें रेफर कर सकते हो फॉर इंप्रूविंग योर अंडरस्टैंडिंग। वहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं गेट में भी। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बता दी। थर्ड प्रायोरिटी रहेगी कि जो भी बुक्स आप फॉलो करते हो, अगर आपके पास बुक्स हैं तो बहुत सारी बुक्स में आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास बुक है। अगर बुक नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोर्थ सोर्स है रिलायबल टेस्ट सीरीज। ठीक है, जिसके बारे में फर्दर मैं बात करूंगा। तो जो प्रैक्टिस करने के लिए आपके सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ईएससी और गेट लेवल। तो फिर बात यह आती है कि आप इंप्रूव कैसे करोगे। तो इंप्रूव ऐसे करोगे आप, जो भी आपको चीजें नहीं आ रही हैं वो आप लिस्ट डाउन करते जाओ। ठीक है, और जो मैंने आपको स्टडी प्लान में जो आपको फोर्थ पैरामीटर बताया था, उस टाइम पे आपको जाके उस पर काम करना है। ठीक है, जो आपने सेल्फ इवेल्युएशन किया उस पर आपको काम करना है। सेल्फ इवेल्युएशन तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ये पार्ट मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो लाइक एग्जांपल के तौर पे आपका मान लीजिए जो हमारा ट्री का कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्रॉस सेक्शन है ट्री का, उसके बारे में आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। सपोज आपने जो कैम्बियम या सैपवुड पे क्वेश्चन था और आपने गलत कर दिया, तो ये नहीं कि आप सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन देके आपको वहां खत्म कर देना। आपने नोट किया कि क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर पे मेरे को क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर थॉरली प्रॉपरली पढ़ूंगा जाके, सो दैट उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे उसको। अदरवाइज वो फिर से सिर्फ वो लिमिटेड नॉलेज की वजह से आप फिर नहीं कर पाओगे। बिकॉज अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत सारी बुक से सेट किए गए हैं और बुक्स आप पढ़ नहीं पाओगे। तो यू हैव टू जस्ट एड ऑन योर नॉलेज। फिर एक मैं इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, दैट इज बेसिकली थर्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ जो है थर्ड कैटेगरी में हम रख सकते हैं आईएएस कोड के प्रोविजंस। ठीक है, इस पे मैंने बहुत सारे आईएएस कोड्स पे ऑलरेडी लेक्चर्स बना रखा है। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर रहे हैं मुझे, वो रेफर कर सकते हैं।
लेक्चर्स भी हैं और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस की सीरीज है जिसमें मैंने ऑलरेडी 16 वीडियोस बना रखे हैं डिफरेंट आईएएस कोड्स पे, और जो आईएएस कोड्स के एक्सप्लेनेशन है तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो आपको जो कोड्स पढ़ने हैं, कोडल प्रोविजंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है या फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है हमारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की भी, वो हमारे कोडल प्रोविजन से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। तो IES 456 हो गया हमारा, IES 800 हो गया स्टील का। IES 800 में थोड़े इजियर साइड में आपको पढ़ना है क्योंकि IES 800 जो है वो थोड़ा लेंदी है, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज गो थ्रू माय वीडियोस ऑफ MCQs थ्रू IES 800 एज वेल एज अदर IES कोड्स। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें IES 11624 क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ दिया उन्होंने, 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया। IES 1343 ये हमारा प्री स्ट्रेस का कोड है, ये आपके प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए। आपका ड्रिंकिंग वाटर का कोड है IES 10500, इस पर भी मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, इस पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, इस पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, 1343 पर भी अवेलेबल है। IES 383, ठीक है, ये हमारे एग्रीगेट्स की स्पेसिफिकेशन पे कोड है, इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं। आपके IES 2386, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, जो एग्रीगेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनका जो लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रोसीजर है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं कवर कर दूंगा फॉर योर एग्जाम्स। IES 516, तो ये एटसेट्रा, तो ये दीज आर द बेसिक कोड्स जो आपको फॉलो करने। एक हमारा मिक्स डिजाइन का भी कोड है IES 10262, ठीक है। तो ये जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी एग्जाम को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है। जब आप अप्रोच आपको पता चल जा रही है कि आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उस अप्रोच के साथ जब भी आप रिवीजन कर रहे हो अपने कंटेंट की, या आप थ्योरी पढ़ रहे हो, या आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो, तो जब आप पढ़ रहे हो IES कोड पढ़ रहे हो तो वो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इस जगह से क्वेश्चन हमारा सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। फोकस एरियाज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, बिकॉज यहां पर निगेटिव मार्किंग है, तो यहां पर मैं कुछ डूज एंड डॉन्ट्स बता देता हूं फोकस एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपको कंटिन्यू करनी प्रिपरेशन, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, एक्यूरेसी पर काम करना है, बिकॉज यहां पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। तो एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ आपकी इंप्रूव होगी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ एक चीज और है, खुद का सेल्फ इवेल्युएशन। अगर आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करोगे तो आप इंप्रूव नहीं करोगे, बिकॉज ये देखा गया है कि 10 to 20% मार्क्स अपने आप इस पार्ट की वजह से खो देते हो, बिकॉज आप इवेल्युएट नहीं करते हो कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आप लैग कहाँ कर रहे हो। आप सिंपली क्वेश्चन देखते हो, आंसर देखते हो, याद कर लेते हो। जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको माइंड एप्लीकेशन करनी है। जब आपका क्वेश्चन नहीं बनता है तो सेल्फ इवेल्युएट करके उसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपकी बहुत सारी बुक्स में स्टेट AE, JEE इन सब के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इतना टाइम नहीं है, अगर आपने पहले से कर रखा है तो जो क्वेश्चंस आपके नहीं बने हैं आप उनको रिवाइज कर लीजिए। स्टेट PSC AE एग्जाम्स का भी मैंने आपको बताया था, वो 5th कैटेगरी आप रख सकते हो, उन्हें फॉलो कर सकते हो आप अगर आपके पास टाइम बचा है। तो क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करना है, ना क्वांटम पे फोकस नहीं करना है। मल्टीपल सोर्सेज बिल्कुल अवॉइड करो, लाइक टेलीग्राम, क्विजेज, इन सब में टाइम वेस्ट मत करो। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, माइंड एप्लीकेशन करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SSC JEE शिफ्टिंग ऑन दिस माइंड एप्लीकेशन, बिकॉज बच्चे क्वेश्चंस याद करके एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो दैट इज बीइंग टोटली यूजलेस फॉर प्रेजेंट एंड ऑफ द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स का वेटेज अच्छा रहेगा, इसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स मैंने बताया, हो सकता है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपको 2 फॉर्मूले लगाने हो, एक फॉर्मूले का जो रिजल्ट होगा वो दूसरे फॉर्मूले में आप यूज कर पाओगे। तो ESE में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होंगे, बिकॉज कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट भी होगी। एटलीस्ट 20-30% जो न्यूमेरिकल्स होंगे कैलकुलेटर बेस्ड ही होंगे। 6th इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मोटिवेटेड रहो, लो कॉन्फिडेंट मत फील करो, अपने पर ट्रस्ट करके प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है। अब आते हैं कि टेस्ट सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास फीडबैक आया था कि सर आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो थोड़ी टफ है, लेकिन जब अभी SSC JEE प्री का जब एग्जाम हो गया
तो उन्हीं बच्चों के मैसेज मुझे वापस आए एंड दे हैव टोल्ड कि जो पेपर का पैटर्न है दैट इज टोटली चेंजिंग, डायनेमिक है। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आपके जो इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज की जो मैं बात कर रहा था वो फोकस सब्जेक्ट्स थे जिन पे आपको प्राइमरली फोकस करना है, जो एक्सपेक्टेड है कि इनके क्वेश्चंस का वेटेज अच्छा रहेगा। सॉइल मैकेनिक्स, बीएमसी, सर्वे, इरिगेशन, एफएम और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिनसे हमारे 60 to 70% पेपर इन सब्जेक्ट से आता है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स आपको छोड़ना नहीं है बिकॉज एक क्वेश्चन भी आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो दीज आर द फोकस एरिया जिन पे आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए अगर आप आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हो तो इनके लिए आपको 1.5 घंटा देना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हर स्टूडेंट को अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, अपनी स्ट्रेंथ, वीक एरिया सेल्फ इवेल्युएशन करने के बाद। तो टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज आप हमेशा वो टेस्ट सीरीज दो जिससे आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करें। ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आपको अपनी मिस्टेक्स पता चले, आपको अपने वीक एरियाज पता चले जिनसे आप फर्दर इम्प्रूव कर सको। बिकॉज मैंने देखा है जो मोस्टली टेस्ट सीरीज है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके ऑलरेडी जब प्रैक्टिस कर रहे हो वही चीजें आप फिर से दे रहे हो प्रैक्टिस करके, तो इट विल नॉट गेन इनटू, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है एसएससी जेईई का, आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के 20-30% से ज्यादा नहीं आने वाले हैं। या आप मान के चलिए, आपको अपना माइंड एप्लीकेशन करना ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी नॉलेज की रेंज बढ़ानी होगी। ठीक है, बिना रेंज बनाए आपको नहीं करना। जितनी आप नॉलेज गेन कर सकते हो प्रैक्टिस से, अपना इवैल्यूएशन करके, अपनी स्ट्रेंथ को जो है उन पर आपको थोड़ा सा कम फोकस करना है, अपनी वीक एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपको ऐसी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है आपको जहां पे नए क्वेश्चन मिले। IES-GATEWiz की ऑलरेडी IES-GATEWiz के ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसे आप रेफर कर सकते हो। दूसरी चीज, जो आप इसके अलावा जो भी आप रिलाई करते हो, जिस पर भी आपको ट्रस्ट है, आप उसे फॉलो करो, नो इश्यूज। और उसके बाद अगर कोई आपको और डाउट है और तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हर शिफ्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चंस किस एग्जाम से, किस सब्जेक्ट से पूछे गए, वो हम लोग आपको टाइम निकाल कर कोशिश करूंगा बनाने के लिए। और जो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है सभी शिफ्ट्स का, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।